गुड मॉर्निंग। आई होप यू आर डूइंग वेल इन योर एग्जामिनेशन। आज हम देखेंगे BLI 229 ICT इन लाइब्रेरीज। ITC का यूज है वो लाइब्रेरी में कैसे कर रहे हैं और किसका क्या यूज हो रहा है। सबसे पहले क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन द टर्म्स लाइब्रेरी ऑटोमेशन, एक्सप्लेन द स्टेप इन्वॉल्व इन लाइब्रेरी ऑटोमेशन। तो लाइब्रेरी ऑटोमेशन टर्म्स है, उसको क्या है, रेफर कर रहे हैं हम जो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ करके जो मैनुअल ऑपरेशन हो रहे हैं उनको रिप्लेस करना। इट इन्वॉल्व्स यूटिलाइजिंग कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी टू ऑटोमेट रूटीन। जो इसमें इसमें क्या हो रहा है कि आपका एक्विजिशन, कैटलॉगिंग, सर्कुलेशन एंड द सीरियल कंट्रोल सारे के सारे क्या ऑटोमेटिक हो रहे हैं। और इसके जो स्टेप हैं वो हैं आपके फिजिबिलिटी स्टडी, रिक्वायरमेंट एनालिसिस, कलेक्शन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। जो आप जो भी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं आप यहाँ पे देख लेंगे कि कोहा है, सॉल है, ई ग्रंथालय, जो भी आप यूज करें। डाटा प्रिपरेशन एंड कन्वर्सन, डाटा है उसको प्रिपरेशन करना है, कन्वर्स करना है। और इसमें हम कैटलॉग जो यूज करेंगे मशीन रीडेबल में 21 या CFF कर देंगे। स्टाफ को ट्रेन करना है, स्टाफ ट्रेनिंग, इम्प्लीमेशन एंड सिस्टम कस्टमाइजेशन, टेस्टिंग एंड पैरेलल रन। तो इसको हमने ये सारी चीज़ें करने के बाद में एवोल्यूशन एंड मेंटेनेंस करना है। इसी को क्वेश्चन को हिंदी में पुस्तकालय से आप क्या समझते हैं और यहाँ पे पूरा का पूरा आपको दिखाया गया है कि आपको मैनुअल से आपको कंप्यूटर ITC का यूज़ करना है। सेकंड क्वेश्चन है, डिफाइन लाइब्रेरी ऑटोमेशन एंड डिस्कस इस एवोल्यूशन इन 1970 ऑनवर्ड। तो 1970 ऑनवर्ड में क्या हुआ है कि इन according to Encyclopedia to Library and Information Science, library automation is the automatic and the semi-automatic data processing machine to perform traditional library operations such as acquisition, cataloging at the circulation। 1970 के बाद में ये सारी चीज़ें हुई हैं। The era of micro computer and shared cataloging। In 97 witnessed the large mini frame computer, more अफोर्डेबल मिनी कंप्यूटर्स आए। 1980 में द माइक्रो कंप्यूटर्स का यूज हुआ, ओपेक वगैरह आ गया 1980 में। पहले ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर था। ISL आ गए आपके यहाँ पे 1919 1990 के बाद में क्या होगा, ओपेक आ गया। और ये सारी चीज़ें आप देख लीजिए और इनको आपने लिखना है। आप हिंदी में पढ़ लीजिए कि मिनी कंप्यूटर आते, मार्क मशीन रीडेबल कैटलॉग यूज होने शुरू हो गए थे। 1980 में के दशक में माइक्रो कंप्यूटर आ गए थे। ठीक है, 1980 का दशक जो था उसमें इंटरनेट और वेब आधारित ओपेक आ गए थे, ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉगिंग। ठीक है। और 2000 में क्या हुआ कि ओपन सोर्स के जो इंटीग्रेटेड लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर यूज होने शुरू हो गए थे, जैसे कोहा वगैरह, एवरग्रीन वगैरह 2000 के बाद आ गए। अभी 2010 के बाद में आपका क्या है, क्लाउड बेस्ड लाइब्रेरी सिस्टम हो गया। तो ये आप आसानी से समझ गए होंगे और आसानी से डिस्कस 5 जनरेशन और फीचर ऑफ द 5 एज ऑफ द लाइब्रेरी ऑटोमेशन पैकेज। जो क्या क्या हैं वो हैं। फर्स्ट जनरेशन में क्या है, कब से कब तक हुआ, 60 से 70 हुआ फर्स्ट। कैरेक्टरिस्टिक द मिनी फ्रेम कंप्यूटर आए। 70 to 80 माइक्रो कंप्यूटर्स का यूज हुआ। माइक्रो कंप्यूटर्स एंड इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ द शेयर्ड सेंटर। सेकेंड जनरेशन में आ गया आपका। थर्ड जनरेशन में क्या है, डेवलप इन द 1990 यूटिलाइज द क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर एंड द रिलेशन डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यूज होना शुरू हो गया। ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस आ गए और जो टेक्स्ट इंटरफेस थे उनको रिप्लेस कर दिया। फोर्थ जनरेशन आपका शुरू हुआ 2000, इमर्ज्ड इन 2000 में शुरू हुआ। और इसमें आपका क्या आ गया, OSS आ गए, जिसमें ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर लाइक कोहा। हाई ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर हम आगे देखेंगे। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, फ्री वगैरह होते हैं और उनके सोर्स कोड ओपन होते हैं। ठीक है। फिफ्थ जनरेशन में आ गया आपका आए हैं जो अब क्लाउड बेस अभी जो चल रहा है, फिफ्थ जनरेशन अभी तक जो चल रहा है। आप यहाँ पे भी इसको हिंदी में भी पढ़ के समझ के आप अपने क्वेश्चन को आसानी से बढ़िया से कर सकते हो। ठीक। नेक्स्ट है, व्हाट इज द क्लाउड कंप्यूटिंग, एक्सप्लेन इन द ब्रीफ द एडवांटेज ऑफ क्लाउड बेस
लाइब्रेरी ऑटोमेशन, तो इसमें क्या हो गया, क्लाउड बेस्ड जो हो रहा है कंप्यूटिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग इज द डिलीवरी ऑन डिमांड कंप्यूटिंग सर्विस इंक्लूडिंग सर्वर, स्टोरेज, डेटाबेस, networking and software over the internet, a pay as you go subscription basis instead the buying and maintaining physical data center। अब यहाँ पे क्या कुछ चीज़ें आप क्लाउड बेस हो गया, सब कुछ आपका ना क्लाउड बेस हो गया, जैसे लाइक AWS, गूगल क्लाउड, एंड आप तो क्लाउड में ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। फ़ायदा क्या क्या हो रहा है, कॉस्ट इफिशिएंसी है, जीरो मेंटेनेंस बर्डन है, आपको उसका कोई मेंटेनेंस का बर्डन नहीं है, जो आपको क्लाउड पे सर्विस प्रोवाइड करा रहे हैं वही उसका मेंटेनेंस करेंगे, उनका काम है उसको मेंटेन करना, ठीक है। हाई असेसिबिलिटी है ना, सिंस द ILS reside on the cloud, library staff and the patrons can access library system, कहीं से कहीं भी आप लाइब्रेरी देख सकते हैं। स्केबिलिटी एंड द फ्लेक्सिबिलिटी है, आप कहीं पे आप जाके राउट, डिजास्टर रिकवरी बैकअप पे, इसमें रिकवरी बैकअप का भी ऑप्शन आपको मिल जाता है, आप यहाँ से देख सकते हैं। कॉस्ट रख रख सॉफ्टवेयर वगैरह अपने आप अपडेट हो जाते हैं, ठीक है, तो आप कहीं भी जा सकते हैं, आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में समझ के इसको आसानी से अपने शब्दों में लिख सकते हैं। डिस्कस द लेटेस्ट ट्रेंड इन लाइब्रेरी ऑटोमेशन, अभी जो लेटेस्ट ट्रेंड क्या चल रहा है, मॉडर्न लाइब्रेरी ऑटोमेशन हैज़ इन्वॉल्व बियॉन्ड बेसिक बुक कीपिंग, द लेटेस्ट ट्रेंड आपका क्या, लाइब्रेरी सर्विस प्लेटफॉर्म है, रिप्लेसिंग द ट्रेडिशनल, पहले क्या रहा था, इंटीग्रेटेड लाइब्रेरी सिस्टम था, अब उनको क्या रिप्लेस कर दिया गया है, किससे, ई जर्नल हो गए, थ्रू द सिंगल यूनिफाइड आर्किटेक्चर से। RFID और सेल्फ सर्विस टेक्नोलॉजी आ गई हैं, जो RFID के बारे में हमने 224 में भी बात किया था कि कैसे आप सेल्फ चेक कियोस्क आ गए हैं, स्मार्ट ड्रॉप बॉक्स आ गए, बुक वहीं से आप रिटर्न हो जाएगी, आपको उस बुक को रिटर्न करने के लिए वहाँ पे फिजिकल किसी से मिलना नहीं है, ठीक है, और ये सारी चीज़ें उसमें आ गई हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट का मशीन लर्निंग आ गई है, तो इम्प्लीमेंटेशन इनको AI ड्राइवन स्मार्ट रिकमेंडेशन इंजन्स फॉर रीडर, ऑटोमेटिक मेटा डेटा जनरेशन एंड द चैटबॉट आपके 24 इंटू 7 है, मोबाइल फर्स्ट लाइब्रेरी ऐप, तो लाइब्रेरी ऐप भी आ गए हैं अभी, जो आप लाइब्रेरी ऐप से आप अपनी कस्टमाइज लाइब्रेरी मोबाइल ऐप टू अलाउ द पैट्रन मीन्स जो यूजर है वो टू सर्च द ओपेक online public catalog, renew item, download e-resource and use a digital library card to their smartphone, ठीक है। लिंक डाटाबेस चीज़ें आ गई हैं, अब ट्रांसफॉर्मिंग द ट्रेडिशनल मार्क रिकॉर्ड टू बिब फ्रेम से आपको बिब्लियोग्राफिकल फ्रेमवर्क हो गया, अलाउंग द, ये सारी चीज़ें अब आ गई इंटरनेट, ठीक है, तो आप इनको भी पढ़ के समझ के और आप आसानी से अपने अपने आंसर ठीक से लिखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द प्रोसीजरल मॉडल इन डिटेल गिवन द P.A. थॉमस, P.A. थॉमस थे, उनके मॉडल को दिखाना है, तो उन्होंने कुछ अपने मॉडल आपको यहाँ पे दिए हैं। P.A. थॉमस हर द सेमिनल वर्क पब्लिश इज ए आसिफ ए प्रोसीजरल मॉडल फॉर द बिब्लियोग्राफिकल रिकॉर्ड, ये यहाँ पे लिखा हुआ उन्होंने, तो उन्होंने सब सिस्टम फंक्शन के बारे में बताया। 4 कब सब सिस्टम कौन कौन, एक्विजिशन, कैटलॉगिंग, सर्कुलेशन और सेमी कंट्रोल। एक्विजिशन क्या है, कोई भी बुक को आपने खरीदना है तो सबसे पहले आप ऑर्डर प्लेस करते हैं, फिर उसके बाद में वो बुक ऑर्डर प्लेस होगी, बुक रिसीव होगी, फिर उसके बाद में उसका बुक की कैटलॉगिंग या क्लासिफिकेशन करेंगे, उसके बाद में सर्कुलेशन के लिए आप इशू करेंगे, रिटर्न करेंगे, और सीरियल कंट्रोल, ये सारी चीज़ें। और उनके सी the key concept of the model, functional element with the each subsystem, Thomas identified as a sequence, is a routine, the role of form record और ऑपरेशन एक्शन। तो यहाँ पे हिंदी में भी दिया गया है कि उनके जो 4 पहचान है, अधिग्रहण करना है, एक्विजिशन में अधिग्रहण, कैटलॉगिंग हो गया, सर्कुलेशन, आप इनको देख के समझ सकते हैं। इनोरोमेटिव द वेरियस मॉडल ऑफ लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम, a standard library management system or integrated library system is built in the modular design where distinct components share unified database, the core modules include। अब उसमें क्या क्या मॉड्यूल हो सकते हैं एक किसी भी लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम में, कोई भी एक लाइब्रेरी है उसमें क्या क्या होगा, सबसे पहले होगा एक्विजिशन,
तो यहाँ पे क्या होगा, हैंडल सेलेक्शन, ऑर्डर, रिसीविंग, इनवॉइसिंग एंड द बजटिंग एंड फिजिकल एंड डिजिटल मटेरियल। अब ये क्या कर रहे हैं कि सबसे पहले कोई सेक्शन है, वहाँ से ऑर्डर किया जाएगा, फिर रिसीव करेंगे, इनवाइस चेक करेंगे, बुक चेक करने के बाद ये सारा काम इसमें हो जाएगा। कैटलॉगिंग मॉडल में क्या होगा कि बुक आई, उनको क्या करना है, सबसे पहले मॉडिफिकेशन, ऑर्गेनाइजिंग, कहाँ रखना है बुक को, और कि मार्क 21 में एंट्री करनी है, इस तरीके से हो जाएगी सर्कुलेशन। और यहीं पे आपका क्लासिफिकेशन वाला भी पार्ट आ जाएगा। सर्कुलेशन मॉडल में क्या है कि आप क्या कर रहे हैं, चेकआउट कर रहे हैं, चेक इन कर रहे हैं, ठीक है, इशू, रिटर्न, रिन्यूअल, ये सारी चीज़ें सर्कुलेशन में आती हैं। ये किसी भी कौन सा लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम के पार्ट हैं, पार्ट ही है नहीं, ये पार्ट हो गए। इसको कैसे मॉडल है, मॉड्यूल्स मीन्स उसके पार्ट ही हैं। सीरियल कंट्रोल मॉड्यूल्स, मैगजीन, न्यूज़, इशू, जर्नल, जो मैगजीन आपकी आ रही हैं वो टाइम से आ रही हैं या नहीं आ रही, वो सारी चीज़ें यहाँ पे देखना है, ठीक है। ओपैक, ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग, द पब्लिक यूजर ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं कि इस लाइब्रेरी में क्या कलेक्शन है, क्या नहीं है, अभी बुक प्रेजेंट है या नहीं। एडमिनिस्ट्रेशन मॉड्यूल, द सिस्टम बैकबोन यूज बाय एडमिनिस्ट्रेटर टू सेट सर्कुलेशन पैरामीटर, सर्कुलेशन के कुछ पैरामीटर सेट कर सकते हैं भाई, इतने से इतने तक, इतने दिन के लिए, उसके बाद में आपको फाइन लगेगा। यूज परमिशन, सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन, ये सारा एडमिनिस्ट्रेशन मॉड्यूल में आ जाएगा। और रिपोर्टिंग एनालिटिक्स मॉड्यूल्स, जनरेट द ऑपरेशन स्टैटिक इन्वेंट्री टैग्स, ये सारे आएंगे। तो ये सारे सारे इसके मॉड्यूल्स हो गए। आप इसको हिंदी में देखें, जिनको हिंदी में आंसर देना है। डिस्कस ऑफ द जेनरिक पैरामीटर फॉर द एवोल्यूशन ऑफ एन इंटीग्रेटेड लाइब्रेरी सिस्टम। आपको एक लाइब्रेरी सिस्टम के पैरामीटर्स को फंक्शनल कम बताना है, तो वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। आप, मैं इसको फंक्शनल क्या सॉफ्टवेयर पुस्तकालय के सभी मानक, अधिग्रहण, सूचीकरण, ये सभी को पूरी तरह कवर करता है, ये होनी चाहिए। एक आईएलएस मूल्यांकन चयन करते वक्त आपको क्या क्या ध्यान देना है। अधेयर टू स्टैंडर्ड, जो सिस्टम में अंतर्राष्ट्रीय मानकों का पालन करता है, जैसे कि सूचीकरण के लिए आपका मार्क 21, और वितरित खोज के लिए आपका एसआरयू, हार्डवेयर एकीकरण में बहुभाषी प्रदर्शन कर रहा है या नहीं कर रहा, उपयोगकर्ता यूजर के लिए अनुकूल और इंटरफेस है नहीं है, स्टाफ क्लाइंट इंटरफेस और यूजर इंटरफेस दोनों सहज और रिस्पॉन्सिव, एक्सेसिबिलिटी दिशा निर्देशों के अनुरूप और नेविगेट करने में आसान होना चाहिए। आर्किटेक्चर और स्केलेबिलिटी, इस बात का मूल्यांकन है कि सॉफ्टवेयर और आर्किटेक्चर क्लाउड रेडी या क्लाउड सर्वर हैं। तो ये सारी चीज़ें आपने उसमें देखनी है जब भी आप कोई इंटीग्रेटेड सिस्टम लेंगे। उसके अंदर आपको ये देखना कि ये सारी चीज़ें, कॉस्ट फैक्टर है, वेंडर सपोर्ट है नहीं है, ये सारी चीज़ें आप जब भी देखना है तो ये इस तरीके से आपने आंसर देखना है। एलुमरेट द फॉर्मल स्टैंडर्ड यूज ऑफ द सपोर्टिंग ऑटोमेटेड लाइब्रेरी सिस्टम। तो स्टैंडर्ड इंश्योर द interoperability, data exchange, and the seamless integration between different automate system and hardware vendor। तो ये है आपका कौन कौन से बिब्लियोग्राफी स्टैंडर्ड, मेटा डेटा फॉर्मेट क्या है आपके, मार्क 21 मशीन रीडेबल कैटलॉग है ये। और इसमें क्या होगा, फॉर्मेट फॉर द इनकोडिंग द बिब्लियोग्राफी अथॉरिटी एंड द होल्डिंग डेटा, कॉमन कम्युनिकेशन फॉर्मेट डेवलप बाय द यूनेस्को फॉर द एक्सचेंजिंग बिब्लियोग्राफिकल रिकॉर्ड। आप मार्क 21 वगैरह का जब 227 भी देखा होगा आपने, तो उसमें मार्क 21 का यूज होता है। डाटा कोर, ये सारे के सारे आपके आगे। एक स्वचालित प्रणाली को सपोर्ट करने के उपयोग में औपचारिक मानक, क्या क्या फॉर्मेट हैं, क्या क्या मानक हैं, वो आपको मानक यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, ठीक है ना। तो इनको आप समझें और पढ़ें एक दो बार, और उसके बाद में आप आसानी से पेपर दे पाएंगे। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, डिस्कस द फंक्शनल रिक्वायरमेंट एंड वर्क फ्लो ऑफ द ऑटोमेट एक्विजिशन सब सिस्टम। क्या है कि एक स्वचालित प्रणाली की कार्य आवश्यकताओं की वर्क फ्लो की चर्चा चर्चा कीजिए। क्या है, सबसे पहले आपका सजेशन एंड सेलेक्शन द एक्विजिशन सब सिस्टम। एक्विजिशन का जो सब सिस्टम है, एक्विजिशन सब सिस्टम क्या है, द प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग, आप एक सेलेक्ट करेंगे, फिर ऑर्डर करेंगे, कोई भी बुक लेना, बाई करेंगे लाइब्रेरी मटेरियल, वाइल द ट्रैकिंग एक्सपेंडिचर अगेंस्ट डेजिग्नेट बजट, जो बजट है उसके हिसाब से आप एक्सपेंडिचर करेंगे। फंक्शनल रिक्वायरमेंट क्या है, सजेशन एंड सिलेक्शन मैनेजमेंट, एबिलिटी टू एक्सेप्ट बुक, सजेशन आते हैं जैसे लाइब्रेरी में कि भाई हमें ये बुक चाहिए, तो ऐसे
फ्रॉम कहाँ से आएगी सजेशन, आपको फैकल्टी से आएंगे या पैट्रॉन से आएंगे, ऑनलाइन या ओपैक। तो ऑनलाइन भी आ सकते हैं ओपेक के थ्रू। और चेक फॉर द डुप्लीकेट इन द एग्जिस्टिंग कलेक्शन, जो कलेक्शन है आपका वो डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए। और वेंडर मैनेजमेंट, यहाँ पे क्या है, वेंडर मैनेजमेंट का एक आपको इसमें वो मिलता है, ऑप्शन मिलता है एक्विजिशन में, मेंटेनिंग ए डेटाबेस फॉर पब्लिशिंग पब्लिक वेंडर इंक्लूडिंग परफॉर्मेंस रिकॉर्ड। आप उसमें उनका रिकॉर्ड वगैरह रख सकते हैं। आप प्रैक्टिकल में जब कुआ वगैरह को देखेंगे तो आपको ये पता लग जाएगा कि कैसे करते हैं इसको। बाकी आप अपने इस आंसर के लिए इसको थोड़ा पढ़ लें। बजटरी फंड कंट्रोल, क्रिएटिंग द फिक्सल ईयर, अलॉटिंग स्पेसिफिक फंड, अगर कोई फंड एडिशनल आए तो उसको भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ऑर्डर जनरेशन एंड द ट्रांसमिशन, तो वर्क फ्लो में क्या है आपका, वर्क फ्लो ऐसे होगा, ये लीजिए आप यहाँ पे एक फ्लो चार्ट भी आप वहाँ पे बना सकते हैं। सबसे पहले यूजर सजेशन, सिलेक्शन, डुप्लीकेट चेकिंग, अप्रूवल, फंड वेरिफिकेशन, ये सारी चीज़ें आपकी आ जाएंगी। तो आप इनको एक वर्क फ्लो चार्ट भी वहाँ पे बना दें। ठीक है, तो यहाँ पे इसको हिंदी में दिया है कि भाई सबसे पहले आपको क्या क्या खरीदना है, विक्रेता का प्रबंधन करना है, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन, अपने जो फंड है उनको नियंत्रण करना है, ऑर्डर जनरेशन और प्रेषण, आपको एक पीओ बनाना है। ठीक है, परचेजिंग ऑर्डर, उसके बाद में एक्सेसिंग, जो आ गया है तो उसको आपको एक्स करना है, चेक करना है आपके हिसाब से आया या नहीं आया। एक्सप्लेन द फंक्शनल रिक्वायरमेंट फॉर द डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग, डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग में क्या क्या होगा आपका, तो एक्सप्लेन द फंक्शनल रिक्वायरमेंट ऑफ डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग में आपकी क्या क्या चीज़ें होंगी, देखिए। द कैटलॉग सबसिस्टम इज द कोर डेस्क्रिप्ट डाटाबेस इंजन इन ए आईएलएस, जो ये है, ये भी एक मेन वो है आपका डाट इन द प्राइमरी रोल ऑफ द डिस्क्राइब आइटम। अब इसके लिए क्या क्या होना चाहिए आपका, जो भी सॉफ्टवेयर है उसके अंदर ये चीज़ें होनी चाहिए। सपोर्ट फॉर बिब्लियोग्राफिकल स्टैंडर्ड, जो बिब्लियोग्राफिकल स्टैंडर्ड है उसको सपोर्ट करना चाहिए। उसमें मार्क 21 है, CCF है, ये सारी चीज़ें उसमें होनी चाहिए। कॉपी कैटलॉग ऑब्लिक Z39 इंटीग्रेशन बिल्ड इन द, उसके अंदर जैसे हम कोई कंप्यूटर खरीद, सपोज ये मान के चलिए जैसे हम कोई कंप्यूटर खरीद रहे हैं, उसके अंदर हमको क्या क्या इंटरफेस चाहिए अपनी ज़रूरत के हिसाब से, उसी प्रकार जो आपका इंटीग्रेटेड लाइब्रेरी सिस्टम है उसमें जो आपके मॉड्यूल होते हैं, ये मॉड्यूल होता है जिसको हम कैटलॉगिंग बोलते हैं, तो उसमें ये सपोर्ट होना चाहिए। ठीक है ना। नंबर अथॉरिटी कंट्रोल होना चाहिए, फिर लाइक बिब्लियोग्राफिकल रिकॉर्ड स्टैंडर्ड अथॉरिटी, ये सारे उसमें लाइब्रेरी कांग्रेस सब्जेक्ट हेडिंग और यूनिफॉर्म ऑथर प्रोफाइल, ये सारी चीज़ें वहाँ से हम डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं। मल्टीपल फॉर्मेट प्रोसेसिंग, कैपेबिलिटी टू कैटलॉग, ये एक फ़ीचर है, ये फ़ीचर एक उसके अंदर होने चाहिए आए आपके इंटीग्रेटेड लाइब्रेरी सिस्टम के लिए। किसके लिए, ये सब जो सब सिस्टम है कैटलॉगिंग, उसके लिए ये होना चाहिए आपका। ठीक है। डिस्कस द फंक्शन रिक्वायरमेंट द सर्कुलेशन, जो अब वही सेम चल रहा है कि भाई अब सर्कुलेशन के लिए क्या क्या होना चाहिए, हाँ? तो पहले उसके लिए था, सर्कुलेशन के लिए एक सब सिस्टम में उसमें क्या होना चाहिए, आईएलएस में पैट्रॉन का मैनेजमेंट करना है, क्रिएट करना है, मेंटेन करना है, डिटेल डालनी है उनकी, ये सारी चीज़ें, एग्जाम्पल वो स्टूडेंट हैं, फैकल्टी हैं, गेस्ट हैं, क्या हैं, वो डालना है। इशू चेक इन आउट परमिशन वो होना चाहिए उसमें। ऑपरेशन का ऑप्शन होना चाहिए, रिन्यू का ऑप्शन होना चाहिए। ठीक है। ब्लॉक ड्यू टू हाई फाइन, अगर किसी को हाई फाइन लगा तो किसी को हम ब्लॉक कर सकें, ये सारी चीज़ें उसमें होनी चाहिए। रिटर्न ऑब्लिक चेक इन ऑपरेशन का भी उसमें ऑप्शन होना चाहिए। और उसके बाद में रिन्यूअल और रिजर्वेशंस कि कब तक रख सकते हैं, फाइन और फीस आर्किटेक्चर का ऑप्शन होना चाहिए। तो एक जो सर्कुलेशन या इशू रिटर्न के लिए उसमें क्या क्या होना चाहिए, ये आपको समझ में आया होगा कि एक आईएलएस में जो उसके सब सिस्टम है उनमें क्या क्या होना चाहिए। ठीक है ना। वैसे आपकी बुक में भी दिया, अगर वहाँ पे भी बताना होगा तो मैं वहाँ पे भी देखता हूँ, 1 मिनट रुकिए। कोहा का दिया है, बाकी आईएलएस का कुछ होगा तो मैं बता दूंगा आपको। ठीक है। डिस्कस द फंक्शन रिक्वायरमेंट है सीरियल कंट्रोल के लिए, अब क्या क्या होना चाहिए। अब सीरियल कंट्रोल के लिए उसमें क्या क्या होना चाहिए, सीरियल क्या क्या है, प्रोडिकल हैं, जर्नल हैं, प्रेजेंट, यूनिक, चैलेंजेस बिकॉज दे अराइव इन
पीरियोडिक ओपन एंडेड पार्ट, ये ऐसे आते हैं तो फिर क्या करना है आपको, सब्सक्रिप्शन का मैनेजमेंट का उसमें ऑप्शन होना चाहिए। के बाद में प्रेडिक्टिव चेक इन का ऑप्शन उसमें होना चाहिए, ठीक है। क्लेमिंग फॉर मिसिंग इशू, आपको नहीं आया तो उसके लिए आप क्लेम कर सकें भाई ये मैं रिपोर्ट बना सकें कि ये हमें इसका जो द्वारा संस्करण था वो हमें नहीं मिला है। बाइंडिंग मैनेजमेंट होना चाहिए, ठीक है। और बजट ट्रैकिंग होनी चाहिए। तो ये आपके हिंदी में भी यहाँ पे दिया है कि आप दावा कर सकें कि भाई ये हमारे को मिला ही नहीं है, जो अंक आना था वो नहीं मिला है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के बारे में क्या क्या होना चाहिए, तो अब क्या है, डिस्क्राइब द बेनिफिट पब्लिक एडवांटेज यूजिंग ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर को हम यूज करने के लिए हमें क्या क्या हमने पहले भी देखा है, फिर इस पार्ट में भी आया है ये। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर प्रोवाइड द सेवरल स्ट्रेटेजिक एंड द ऑपरेशनल एडवांटेज ओवर कॉमर्शियल अल्टरनेटिव्स। तो नो लाइसेंस फीस की रिक्वायरमेंट नहीं होती है ओपन सोर्स में। आप इनको पढ़ लीजिए, ज़्यादा लंबी वीडियो बनाने से कोई फ़ायदा नहीं है। एक्सेस टू द सोर्स कोड, सोर्स कोड क्या है कि हम उसकी सोर्स कोड को चेंज कर सकें। लाइब्रेरियन कैन मॉडिफाई कस्टमाइज एंड द एक्सटेंड द फीचर ऑफ एन ओपन सोर्स इंटीग्रेटेड लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर, लाइब्रेरी सॉफ्ट इंटीग्रेटेड लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर टू रूट देयर लोकल कस्टम, उनके हिसाब से वो उसको चेंज कर सकें। वेंडर लॉक इन अवॉइडेंस होनी चाहिए उसके अंदर। अधेरेंस टू ओपन स्टैंडर्ड होता है जो फ्री सॉफ्टवेयर हैं, ठीक है। ग्लोबल कम्युनिटी सपोर्ट होती है जो एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होते हैं। और सिक्योरिटी और ट्रांसपेरेंसी होती है, ये सारी चीज़ें उसमें आपको मिल जाएंगी। तो सिक्योरिटी एंड ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। तो यहाँ पे इनका हिंदी में कि भाई इस तुलना में जो आपके कॉमर्शियल सॉफ्टवेयर होते हैं उनकी तुलना में जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर हैं उनका उपयोग, नीचे उनकी बेनिफिट्स दिए गए हैं। तो ये आसान है, 5 5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं तो आप लिखिए थोड़ा ठीक से। सोर्स कोड क्या है, वेंडर लॉग इन है, ओपन स्टैंडर्ड का अनुपालन, ये सारी चीज़ें हो जाएंगी, ठीक है ना। डिस्कस द फिलॉसफी एंड प्रिंसिपल ऑफ ओपन सॉफ्टवेयर, जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है उसकी फिलॉसफी और प्रिंसिपल्स क्या क्या हैं, ठीक है। जो वो थे उन्हीं से तकरीबन मिलते जुलते यहाँ पे आएंगे। फिलॉसफी ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर डीपली rooted in belief the software source code should be transparent, collaborative, developed and accessible to everyone without restriction। यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई भी इनके सोर्स कोड वगैरह चेंज कर सकता है, ठीक है। क्या क्या है यहाँ पे आप देख सकते हैं। फ्री है सबसे पहला, कोई लाइसेंस की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। एक्सेस टू सोर्स कोड को चेंज कर सकते हैं, जो ऊपर था वही तकरीबन नीचे है। ड्राइव्ड वर्क अलाउड है, लाइसेंस मस्ट बी परमिट मॉडिफिकेशन एंड ड्राइव्ड work allowing improvement to be distribute under the same terms as the license of the original software. Integrity of the author source code. License may be restricted. Source code be being distributed, modified and only if they allow to distribution। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। नो डिस्क्रिमिनेशन है, आप कोई भी यूज कर रहा सबके लिए सेम है। ऐसा नहीं है कि भाई कोई ज़्यादा पैसे दे रहा तो उसके लिए अलग है, और लाइसेंस डिस्ट्रीब्यूशन द राइट अटैच टू प्रोग्राम मस्ट बी अप्लाई ऑल टू होम प्रोग्राम इज। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। देखो यहाँ पे सारी चीज़ें हिंदी में भी लिखी हैं। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के मुख्य सिद्धांत क्या हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक्सप्लेन द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट इशू रिलेटेड फ्री ऑब्लिक लिबरे एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। तो उनकी जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट हैं वो क्या है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। जुड़े यद्यपि जो आपके सॉफ्टवेयर उपयोगी और स्वतंत्रता प्राप्त करते हैं, यह कॉपीराइट कानूनों और बौद्धिक समता अधिकारों के कानूनी ढांचे के भीतर ही काम करते हैं। यह पब्लिक डोमेन में नहीं, बल्कि ये उपयोगकर्ता की स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए कॉपीराइटों कानूनों का उपयोग करता है। तो क्या है कॉपीराइट की जो कॉपी लेफ्ट की अवधारणा रिचर्ड स्टालमैन द्वारा JNU जनरल पब्लिक लाइसेंस के माध्यम से शुरू किया गया। कॉपीराइट ये सुनिश्चित करने के लिए कि कॉपीराइट कानून का उपयोग करता है कि सॉफ्टवेयर मुक्त रहे। यह निर्देश देता है कि कॉपी लेफ्ट सॉफ्टवेयर कोई भी संशोधित संस्करण या, तो ये क्या है कि मतलब जैसे हम क्या कर रहे हैं कि वहाँ से फ्री मिल रहा है, इसमें छोटा मोटा चेंज करके हम इसको बेच नहीं सकते, तो ये कॉपीराइट लॉ इसलिए इसमें है। अनुमेय बनाम कॉपीराइट जो परमिसिव होते हैं ना, उसको सेम वही बातें बोल रहा है। पेटेंट उल्लंघन जोखिम है, तो आप ये सारी चीज़ें एक बार नोट करके लिख दीजिएगा उसमें।
अब आगे आपका व्हाट इज लैम्प आर्किटेक्चर। जो लैम्प है एक एक्रोनियम है, और के बाद में एक्सप्लेन द ब्रीफ ईच कंपोनेंट ऑफ लैम्प अलॉन्ग विद द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज इन लाइब्रेरी। है तो ये आपको एक बारी क्या है लैम्प, तो इसका ये एक्रोनियम है, इसको पढ़ लीजिएगा। लैम्प इज ए हाईली पॉपुलर टाइम बेस्ड ओपन सोर्स वेब डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म है, सॉफ्टवेयर सेट स्टैक यूज टू रन डायनेमिक वेबसाइट्स एंड वेब डिजाइन वेब बेस्ड एप्लीकेशन इंक्लूडिंग मैनी इंटीग्रेटेड लाइब्रेरी सिस्टम इन लाइक कोहा। बहुत सारी हैं, जैसे सबसे पहले क्या कंपोनेंट, क्या एल का मतलब है लिनक्स, द अंडरलेइंग ऑपरेटिंग सिस्टम, इट हैंडल हार्डवेयर रिसोर्सेज एंड प्रोवाइड ए रिसोर्स स्टेबल मल्टी यूजर। तो ये लैम्प हो गया। अपाचे द वेब सॉफ्टवेयर, ये सारे सारे फ्री हैं, ओपन सोर्स हैं ये सारे हैं, ठीक है। माई एस क्यू एल द रेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज स्टोर ऑल स्ट्रक्चर लाइब्रेरी डाटा, ठीक है। पी, तो ये सारे एक बार आप इनको पढ़ लेंगे तो फिर क्या इनके एडवांटेज क्या है लाइब्रेरी में लैम्प के, ये आता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसको एक बारी, कभी कभी क्या बोलेगा लैम्प में एम का बताइए, ठीक है। तो आप जब एक बार इसको पढ़ लेंगे तो आपको फ़ायदा होगा इसका। फिर है जीरो कॉस्ट, ऑल कंपोनेंट आर फ्री हैं, हाईली स्टेबल टेन परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, हाईली कंपेटेबिलिटी है, किसी के साथ में भी आप काम कर सकते हैं। मोस्ट मॉडर्न ओपन सोर्स लाइब्रेरी टू लो कोहा डी स्पेस एंड, इनके साथ में आप इनको यूज कर सकते हैं, ठीक है। टेक्निकल कॉम्पल्सिटी, तो डिसएडवांटेज क्या है वो यहाँ पे लिखें, ठीक है ना। तो लैम्प के आर्किटेक्चर क्या है ये आप यहाँ खत्म हुआ। क्वेश्चन नंबर 18 है, डिस्क्राइब द स्पेशल फीचर ऑफ कोहा लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर सिस्टम। तो क्या है कोहा, क्रिएटेड 99 इन न्यूजीलैंड, द वर्ल्ड फर्स्ट मोस्टली वाइडली यूज इंटरप्राइज क्लास ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है ये। और ट्रू वेब बेस्ड इंटर, both the staff in administration client and the OPEC run completely is to and browse, no specialized software need to be installed the individual। इसमें मतलब आपको यूज़ करना है तो आप नॉर्मली इसी से कर सकते हैं। और फुल अधेरेंस टू स्टैंडर्ड है, आप अपना लाइब्रेरी में यूज करके आप इसको वहाँ से बना सकते हैं, फ्री है। एडवांस वेब ओपेक है। उसके बाद कंप्रहेंसिव मॉड्यूल्स हैं, इसके अंदर काफ़ी सारे मॉड्यूल्स हैं, जैसे कि आपको एक्विजिशन मिलेगा, कैटलॉगिंग मिलेगी, और सर्कुलेशन है, एडवांस सीरियल्स है, कंट्रोल कोर्स है, रिजर्व है, पैट्रन मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें आपको एक उसमें मिल जाती हैं जो वहाँ से मिलनी चाहिए कि उसके अंदर लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर के अंदर। मल्टी लैंग्वेज है, यूनिकोड सपोर्ट करता है, ठीक है। तो आप ये सारी चीज़ें लिखेंगे तो आपके नंबर काफ़ी अच्छे आते हैं, तो ठीक है, ये आप हिंदी में भी पढ़ें इंग्लिश में। डिस्कस द मेजर फीचर ऑफ ई ग्रंथालय। ई ग्रंथालय क्या है? ग्रंथालय इंटीग्रेटेड लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, ये किसने बनाया है? हमारे भारत का बनाया हुआ है, ठीक है ना। नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इज वाइडली डेवलप्ड अक्रॉस गवर्नमेंट पब्लिक एंड स्कूल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया। पब्लिक एंड स्कूल लाइब्रेरी है वहाँ पे इसका यूज किया जा रहा है। मेजर फीचर ऑफ ई ग्रंथालय, क्लाउड बेस्ड आर्किटेक्चर है इसका, मल्टी टेनेंट डेवलपमेंट है, कंपाइल्स विद द स्टैंडर्ड, किसके साथ में कंपाइल कर रहा है? आपकी जो बिब्लियोग्राफी के लिए मार्क 21 और CCF के साथ इंटीग्रेटिंग मॉड्यूल्स हैं। इंटीग्रेटेड मॉड्यूल्स मीन्स जो अभी मैंने बात की एक्विजिशन, ये सब में होते हैं, कैटलॉगिंग, सर्कुलेशन, सीरियल कंट्रोल, बजट एनालिसिस, ओपेक है आप, और गवर्नमेंट इंटीग्रेशन कोर्स, कॉस्ट इफेक्टिवनेस है। तो ये बिल्कुल फ्री नहीं है, तो थोड़ा इसका आपको चार्ज भी देना पड़ता है, ठीक है ना। ये डिस्क्राइब द फीचर ऑफ न्यू जेन लाइब्रेरी। तो न्यू जेन लाइब्रेरी के बारे में अभी हमने वो देखा, अब इसको देखना है। तो ये सारे आप देखेंगे तो ये सारे क्वेश्चन इसी में से आ जाएंगे, आपका कोई क्वेश्चन बचेगा नहीं अगर आपने इसको ठीक से पढ़ लिया। तो न्यू जेन लाइब्रेरी क्या है? न्यू जनरेशन लाइब्रेरी जी इंटीग्रेटेड लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम इन लाइब्रेरी इंडिया, वर्ड सोल्यूशन ऑफ इंस्टीट्यूट इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, इट वाज लेटर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर अंडर, ये भी फ्री है आपका, ठीक है ना। जेन लाइब्रेरी की फीचर ऑफ न्यू जनरेशन लाइब्रेरी, जावा बेस्ड आर्किटेक्चर है, एंटायर आर्किटेक्चर विद वेब सर्विस है, कंप्रहेंसिव स्टैंडर्ड कंपाइल्स हैं, एनहेंस्ड ओपैक फंक्शनलिटी हैं, बिल्ट इन द डिजिटल लाइब्रेरी फीचर इसके अंदर हैं, ऑटोमेट मैसेजिंग पाइपलाइन है। तो ठीक है, ये आपका ये भी फ्री है न्यू जेन लाइब्रेरी।
क्या क्या करता है, आप एक बार इसको हिंदी में भी देख लें। और आगे इसका डिस्क्राइब द मेजर फीचर ऑफ द एवरग्रीन लाइब्रेरी इंटीग्रेटेड लाइब्रेरी सिस्टम। तो इनमें से जो मैं आपको बता रहा हूँ ये सारे के सारे आपके क्वेश्चन में आ जाएंगे और आपका कंप्लीट क्वेश्चन इसी से बन जाएगा। एवरग्रीन द हाईली स्केलेबल एंटरप्राइज ग्रेड ओपन सोर्स, ये भी ओपन सोर्स और कब आया था, 2006 में आया था। मेजर फीचर क्या है, एक्सट्रीम स्केलेबिलिटी है, ठीक है, कटसोडिया फोकस है, ओपन एस आर एफ ए आर्किटेक्चर है, रोबस्ट सर्कुलेशन मैट्रिक्स है, के बाद एडवांस कैटलॉगिंग एंड अथॉरिटी कंट्रोल है इसके अंदर, ठीक है। और यूनिफाइड पब्लिक डिस्कवरी लेयर है। आप इसको यहाँ पे भी पढ़ें। और कहाँ पे बना, जर्जिया में बना था ये। और अत्यधिक ये आप जो 5-6 पॉइंट हैं इनको याद करके और इनके बारे में थोड़ा थोड़ा लिखेंगे तो आपको अच्छे नंबर मिल जाते हैं। अभी आपका डिस्क्राइब द मेजर स्पेशल फीचर ऑफ वर्चुआ ILS, तो ये भी एक आपका ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, इसके भी आप वो देख लीजिए। वर्चुआ की क्या क्या हैं, आपका है वर्चुआ अब पैसा द्वारा विकसित किया गया है। वर्चुआ एंड हाई एंड व्यावसायिक एकीकृत ये पेमेंट है, तो आप इसको मीटा डेटा प्रबंधन डिजाइन के लिए प्रसिद्ध है। RFID एंड स्वयं सेवा एकीकृत है, ठीक है, ये मतलब सेल्फ सर्विस को बढ़ावा देता है। गिरगिट आर्किटेक्चर ठीक है, ये अद्वितीय गिरगिट गिरगिट जो कि पुस्तकालय को प्रवेश डोमेन ओपेक के अलग अलग अनुकूलित इंटरफेस भाषाओं में आपको हेल्प करता है। अभी क्या है, डिफरेंस ऑब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन ऑटोमेट लाइब्रेरी और डिजिटल लाइब्रेरी सिस्टम। और सेकेंड है डिजिटल कलेक्शन है डिजिटल लाइब्रेरी। तो अब इनको हम देखेंगे क्या क्या है। ऑटोमेट लाइब्रेरी सिस्टम क्या है, एक सॉफ्टवेयर होता है, एक सॉफ्टवेयर हो गया। ट्रेडिशनल लाइब्रेरी हम चेंज करके किसको, पहले हम इशू कर रहे थे, रिटर्न कर रहे थे कैटलॉग में, पेपर पे लिख के कर रहे थे। अब लाइब्रेरी स्टेप अप वेयर द कोर कंटेंट रिसोर्स दिमलेस स्टोर, ये इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में होता है डिजिटल लाइब्रेरी सिस्टम। नेचर ऑफ कलेक्शन क्या, फिजिकल रहेगा, यहाँ पे क्या है डिजिटल रहेगा। टेंगेबल मतलब परंपरागत, कोई पुराना है परंपरागत है। इंटेंगेबल आजकल नई नई चीज़ें आ गई, PDF ई बुक वगैरह आपको ऑनलाइन मिल रही हैं। एक्सेस मेथड क्या है, आपको फिजिकल वहाँ जाना पड़ेगा, तो फिजिकल प्रेजेंस वहाँ पे दिखानी पड़ेगी जब आपको बुक वगैरह मिलेगी। यहाँ पे क्या ऑनलाइन आप एक्सेस कर सकते हैं। प्राइमरी सॉफ्टवेयर क्या कोहा वगैरह यूज हो रहे हैं। और यहाँ पे क्या सॉफ्टवेयर डी स्पेस है, ग्रीन स्टोन यहाँ पे यूज हो रहे हैं। तो ये आप मैन आपने देख लिया। और यहाँ पे क्या है डिजिटल कलेक्शन क्या है, डिजिटल लाइब्रेरी क्या है। तो अब दो चीज़ हो गई, यहाँ पे हुआ आपका ऑटोमेटेड लाइब्रेरी सिस्टम, डिजिटल लाइब्रेरी सिस्टम। यहाँ पे है आपका डिजिटल कलेक्शन और डिजिटल लाइब्रेरी। तो इसको क्या अंडर अनऑर्गेनाइज सिंपल क्रिएटिंग, ये अनऑर्गेनाइज्ड है, ये कंप्रहेंसिव इकोसिस्टम पे बना हुआ है। ऑर्गेनाइजेशन बेसिक स्टोर डायरेक्टरी स्ट्रक्चर, ठीक है। यहाँ पे आप हिंदी में भी इनको देख सकते हैं। और अब यहाँ पे क्वेश्चन है व्हाट इज़ द डिजिटल लाइब्रेरी, डिस्कस इट्स एडवांटेज फीचर ट्रेंड एंड आंसर। तो डिजिटल लाइब्रेरी क्या है, ये डिजिटल लाइब्रेरी इज ए मैनेज कलेक्शन एंड इंफॉर्मेशन विद द एसोसिएट सर्विस वेयर द इंफॉर्मेशन इन स्टोर डिजिटल format and accessible over a network. It is a not merely a collection of digital file. It involves an institutional mechanism, professional and the technology stake required to select structure, offer intellectual access, interpret, distribute, preserve the integrity of the ensure the, ये इस तरीके के होते हैं। एडवांटेज क्या है, नो फिजिकल बाउंड्री, डिजिटल लाइब्रेरी में कोई फिजिकल बाउंड्री नहीं होगी। रूटीन चेक अराउंड द क्लॉक 24 एक्सेस है आपके पास। मल्टीपल ऑब्लिक मल्टीपल एक्सेस है। स्ट्रक्चर एडवांटेज द सर्चिंग है, स्पेस कन्वर्सेशन है, प्रिजर्वेशन ऑफ रेयर मैट्रिक। फीचर ट्रेंड इन द डिजिटल लाइब्रेरी AI पावर्ड है, इंटीग्रेशन ऑफ वर्चुअल एंड ऑटोमेटेड रियलिटी है, ब्लॉकचेन। और यहाँ पे आपका हिंदी में सेम कोई लिखा हुआ है, आप यहाँ पे देखिए, कोई भौतिक सीमा नहीं, 24 घंटे की उपलब्धता, बहुत संप्रति पहुँच है। भौतिक पुस्तक में जहाँ आपको केवल एक व्यक्ति ही उधार ले सकता है, वहाँ बहुत सारे उस बुक को ले सकते हैं। संचरित उद्यन खोज है, सेकंडों के भीतर आप खोज कर सकते हैं। स्थान का संरक्षण है, बहुत सारी बुकें ऐसे ही आपके कंप्यूटर में रखी है, नहीं तो उनको रखने के लिए बहुत सारी चीज़ें। और दुर्लभ सामग्रियों का संरक्षण है, जो बहुत मुश्किल से मिलती है, वो भी आपको
हाथ से यहाँ पे मिल जाएंगी। भविष्य में क्या रुझान है? एआई का सिस्टमेटिक डिस्कवरी होगी, वर्चुअल ऑटोमेटिक रियलिटी होगी, वर्चुअल एंड ऑटोमेट रियलिटी, वीआर, और डिजिटल राइट मैनेजमेंट है। ठीक है, एक्सप्लेन, नेक्स्ट है आपका एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ डिजिटलाइजेशन और द कैप्चरिंग फिजिकल डॉक्यूमेंट। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, कोई प्रोसेस को आपको डिजिटल करना है तो कैसे कैसे करेंगे? तो सबसे पहले कोई प्रक्रिया करनी है तो सबसे पहले चयन एंड नीति सत्यापन। वो कॉपीराइट का आपको मंजूरी होनी चाहिए, कोई भी बुक को आप नहीं बना सकते। ठीक है, तो कॉपीराइट क्लियरेंस होना चाहिए, प्रिपरेशन ऑफ मटेरियल में होगा है। तो जो भी जिसका भी आपको करना है उसको लेके आइए, स्कैन करना है उसको, है, इमेज प्रोसेसिंग करनी है। ठीक है, रंग वगैरह डालने हैं उसमें, फिर OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर ग्राफिक्स के भीतर एम्बेडेड टेक्स्ट वगैरह को यूज करना है, मेटा डेटा टैगिंग लगानी है, और उसकी क्वालिटी चेक करनी है कि हमने जो बनाई है PDF वगैरह वो ठीक है नहीं है। भौतिक दस्तावेजों को डिजिटल रूप में बदलने की तकनीक क्या है? वो तो हो गए तरीके, अब तकनीक क्या क्या है आपके? हाँ, प्लेट बैक स्कैनिंग है, फ्लैट बैक स्कैनिंग, दस्तावेज को कांच की सतह के नीचे रखा जाता है और गतिशील, तो ये स्कैन करते हैं जो हम, उसमें स्कैनिंग करना है। ओवरहेड प्लेटरी स्कैनिंग है, इस तरीके से भी हम स्कैन कर सकते हैं। हाई स्पीड हीट फेड स्कैनिंग का यूज करके बना सकते हैं, और डिजिटल कैमरा के से भी बना सकते हैं, और माइक्रोफोर स्कैनिंग से भी बना सकते हैं। और इसके जो सॉफ्टवेयर हैं, डिस्कस द फंक्शन एंड फीचर ऑफ मेटा डेटा में डी स्पेस, और डी स्पेस डिजिटल स्पेस, और ग्रीन सॉफ्टवेयर डिजिटल लाइब्रेरी है वो। तो डी स्पेस डिजिटल स्पेस है वाइडली यूज द ओपन सोर्स इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरी प्लेटफॉर्म डेवलप्ड जॉइंटली बाई MIT लाइब्रेरी इन द, ये HP द्वारा, जो HP है उसने बनाया है इसको, डी स्पेस को। फंक्शन फीचर ऑफ डी स्पेस, कम्युनिटी बेस्ड हिरार्की ऑर्गेनाइजेशन है, फॉलो ऐसे ऐसे है। तो अब इनका आप मेटा डेटा मैनेजमेंट ऑफ डी स्पेस कैसे काम कर रहे हैं आप यहाँ पे इनका देख सकते हैं। ठीक है ना? कंसोर्स जो मैंने बता ही दिया वहाँ पे, तो इसकी ज़रूरत यहाँ पे है। और ये आपका है GSDL लाइब्रेरी इंटरफेस, एक जावा आधारित ग्राफिक यूजर इंटरफेस टूल है जो कि जटिल बैक कमांड लाइनों को डाउनलोड पैनल है, वेदर पैनल है इसके अंदर। ठीक है, और GSDL की तकनीकों के बारे में बात हुई तो इनको आप थोड़ा बहुत पढ़ लीजिए। ठीक है, इसके जो इस वो वाले हैं शॉर्ट क्वेश्चन है उनको और देख लेते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन, तो हमने लॉन्ग क्वेश्चन देखे तो अब आपको समझ में आ गया कि इंटीग्रेटेड लाइब्रेरी सिस्टम क्या है। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं इसको, लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम इंटरप्राइज सॉफ्टवेयर, जो सॉफ्टवेयर का यूज करके पुरानी चीज़ों को हटाया जाता है, और उसमें हम पोहा वगैरह का यूज करते हैं, मार्क 21 का यूज करते हैं, पब्लिक ओपैक का यूज करते हैं, और इसको हम क्या बोलते हैं, सारी चीज़ें मतलब एक जगह आ गई, इंटीग्रेटेड मतलब एक जगह आपके उसी के अंदर सर्कुलेशन हो रहा है, उसी के अंदर एक्विजिशन हो रही है, सारी चीज़ें इंटीग्रेटेड मतलब सारी चीज़ों को एक साथ कर देना। कंप्यूटर पे आ गई, पहले क्या था, अलग अलग उनको कर रहे थे, अलग अलग रजिस्टर बना के कर रहे थे। ओपेक क्या है? ओपन पब्लिक एक्सेस कैटलॉगिंग है, तो रिप्रेजेंट नेक्स्ट जनरेशन ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग, ट्रांसफॉर्मिंग टू जो ट्रेडिशनल जो कैटलॉग था आपका, वो हटा के अभी क्या है, आपका ओपेक को लेके आ रहे हैं। ओपेक में इंक्लूडिंग एक्चुअल नेविगेशन वगैरह का यूज हो रहा है। आप यहाँ पे हिंदी में भी पढ़ सकते हैं। ओपेक ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग की अगली पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करता है, जो पारंपरिक और स्थिर पुस्तकालय खोज इंटरफेस का एक इंटरेक्टिव उपयोगकर्ता केंद्रित सामाजिक मंच में बदल देता है। यह अमेजन या गुडरिक्स जैसी आधुनिक ई-कॉमर्स उपयोगकर्ताओं की अनुभवों की नकल करके जो ये करते हैं उसी हिसाब से इसको बनाया गया है। ओपेक में हम कुछ फिल्टर कर सकते हैं ये चीज़ें, अथॉरिटी कंट्रोल। ठीक है, सोल सॉफ्टवेयर क्या है? सोल सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर ऑफ द यूनिवर्सिटी लाइब्रेरियन लाइब्रेरीज इन इंटीग्रेटेड, ये भी कोहा की तरह ही यूज होने वाला सॉफ्टवेयर है। इसमें आपको सारी चीज़ें मिलती हैं, जैसे कोहा में थी आपको एक्सेसिंग,
यहाँ पे दिया होगा ना, देखो एक्विजिशन, कैटलॉगिंग, सर्कुलेशन, सारी आपको दी गई है। तो बस एक कुआ की तरह ही, बस इसमें एक बार आप पढ़ लेंगे तो कर देंगे, ठीक है। आप पढ़ेंगे तो फिर आपको जब क्वेश्चन आएगा तो आप आराम से इसको कर देंगे। MS SQL, MySQL का यूज हो रहा है, ये दो चार वर्ड आप इसमें यूज डालिए, है ना। तो जब ये दो चार वर्ड आप उसमें डाल देंगे ना, तो फिर उनको लगेगा, जो भी आपके क्वेश्चन पेपर चेक कर रहे हैं तो उनको लगेगा कि हाँ ये पढ़ रहे हैं। प्रिंसिपल ऑफ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या है, तो अब हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या है, ये आपको फ्री मिलते हैं, वो में कोई पेमेंट नहीं देना है, सोर्स कोड ओपन होते हैं, और राइट लाइसेंस की ज़रूरत नहीं, इस तरीके की चीज़ें लिखेंगे। इसमें भी आपके नंबर हैं। सूचना, इंफॉर्मेशन मैसअप, तो इंफॉर्मेशन मैसअप का एक वेब आधारित एप्लीकेशन या प्लेटफॉर्म है जो कि अलग अलग बाहरी स्रोतों के सामग्री, डेटा या एकीकृत जोड़ता है, ठीक है ना। तो थोड़ा थोड़ा इनको पढ़िए। क्या है डी स्पेस इनगिस्ट प्रक्रिया। डी स्पेस में इनगिस्ट जो प्रक्रिया मुख्य आर्किटेक्चर वर्कफ्लो जो आने वाली डिजिटल वस्तुओं को उनके वर्णनात्मक मेटा डेटा के साथ स्थायी संयोजित संग्रह संग्रह भंडार कर लेती है, तो ये कैप्चर कर लेती है। और आप ये इसको, आपका GSDL है, GSDL के बारे में थोड़ा पढ़ें। रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल, ठीक है। तो अभी इसमें आपकी ना पूरी बुक तकरीबन तकरीबन कवर हो चुकी है, ठीक है ना। तो अब कुछ भी आएगा तो आप इसको कर देंगे, ये आप आसानी से पढ़ें और करें, तो आई होप कि आपका अच्छा क्वेश्चन पेपर जाएगा। और इसके बाद में आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। व्हाट्सअप में आपने अपना जो चैनल है व्हाट्सअप का, उसको लॉग वो कर लेना है, व्हाट्सअप को ज्वाइन कर लेना है ग्रुप को। और आपको जो 2 to 7 जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसकी क्लासेस जो फ्री चलेंगी, तो आप यहाँ से उनकी फ्री क्लासेस भी देख सकते हैं।